हेलो। अभी लाइव। ओ यस। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, व्हाट्स अप। यार आई एम वेरी सरप्राइज्ड। तुम लोग सुबह सुबह आ गए। मुझे एक्चुअली लग रहा था कि आज तो गए, ये लोग आने से रहे, बट आई एम ग्लैड ओके कि आप सब लोग आ गए। ओके, दैट्स नाइस। यार एक ही मिनट, बस मैं ये लिंक आपके सारे ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ एक बार, सो दैट मेरा काम हो जाए। हाँ जी, और बताओ यार, क्या हाल है आप लोगों के? कैसी लाइफ? या उफ। यस। हाँ। सो यार एक आई थिंक सब सही चल रहा है, बाकी तो सेट है। हाँ जी, चलो यार। सो आई थिंक आई कैन सी ऑल द नेम्स जो मैं सी एस ई टी में अक्सर देखा करता था। भगवान को हमारा प्रणाम। मेरे को बोला, अरे भाई ऐसे मत किया करो यार, मतलब मेरे को बहुत ऐसे ऑब्लिगेटेड फील होता है। मतलब आई रिमेन ड्यूटी बाउंड, आई रिमेन कमिटेड, बट जब आप इस तरीके की पदवी दे देते हो तो मतलब वी फील बैड। वी ऑल हैव आवर बैड कर्मास, वी ऑल हैव आवर बैड स्टोरीज, राइट? सो आई थिंक वी रिमेन कमिटेड, वी रिमेन ड्यूटी बाउंड. So whatever best we can do for the students family, we always try and make it happen, so but thank you for all the love. थैंक यू फॉर अमेजिंग रिस्पॉन्स टू ऑल द रिविजन सीरीज, है ना, जितने भी एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर है। अच्छा, बट एनीवे आई थिंक ये आज का जो सेशन है ये उन लोगों के लिए नहीं है जो दिसंबर 21 में एग्जाम्स दे रहे हैं अपनी, उनके तो ऑलरेडी रिविजन सीरीज चल रही है एकदम तूफान तरीके से। ये सीरीज आज से इनफैक्ट जो सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एंड आई एम ग्लैड फॉर्चुनेट दैट इस बार ओपन करने का चांस मेरे हाथ में आ गया। हर बार वो सारा चिराग आ जाता है शुरू में, तो थैंकफुली इस बार टाइम का जो कन्वीनियंस था उसमें स्लॉट फर्स्ट टाइम मेरे पास आ गया। सो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम यू ऑल टू सी एस एग्जीक्यूटिव वंस अगेन। सो लास्ट टाइम जब हम लोग अनाउंसमेंट के वक्त आए थे, उस वक्त मैंने आपको बहुत दिल से बोला था, वी वेलकम यू ऑल टू सी एस एग्जीक्यूटिव एंड पर्टिकुलरली टू यस फैमिली. सो नाउ with open hands, I welcome you all once again to CS Executive. Congratulations first of all for clearing your CSET. अच्छा, अब जैसे बहुत सारे लोग जब आप मिलते हो तो अक्सर आप ये सुनते हो कि यार CSET तो किसी का भी निकल जाता है, CSET तो सब लोग पास हो जाते हैं, मेन चैलेंज जो है वो एग्जीक्यूटिव में, राइट? बहुत आप जितने लोगों से बात करोगे ना, सब आपको नेगेटिव नेगेटिव बोलेंगे, इतना टफ है, इतना डिफिकल्ट है, 2 मॉड्यूल्स तो पॉसिबल ही नहीं, 8 पेपर्स मतलब बम है बम। तो ये अलग अलग तरीके के आप एक्रोनिम सुनते हैं, अलग अलग तरीके की अब बातें सुनते हैं, है ना? सो नाउ सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ग्रुप, है ना, सो लेट्स फॉर अ वाइल 1-2 मिनट हम लोग पहले एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा कंपनी लॉ के बारे में आपको बता दूंगा, व्हाट आर द बुक्स दैट यू गोइंग टू गेट, है ना, और आपका सिलेबस क्या है, किस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे, वो सारी की सारी बातें करेंगे, राइट? सो बिफोर आई टॉक अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स इन पर्टिकुलर, है ना, मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें जो मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कन्वे करूं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों मॉड्यूल्स तो नहीं निकलेंगे। सर ऐसा लग रहा है कि जून में एक मॉड्यूल भी नहीं होगा मुझसे, मतलब दोनों तो बहुत दूर की बात है सर, एक मॉड्यूल भी क्लियर नहीं होगा। सर आप ये बताओ कि अगर हमको पास होना है तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, या हमको क्या करनी चाहिए? यार पर्सनली मेरे भाइयों बहनों, अगर आप दिल से मुझसे पूछोगे कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज बिलीव, विश्वास. सो हैव फेथ, हैव ट्रस्ट. Faith in what? Trust in what? In the efforts which you're going to take, right? In the efforts of your teachers, in the prayers of your parents, God Almighty, right? जो हमेशा आपके साथ है.
So the first thing which you'll have to do is belief, right? So मैं इस particular point पर, now since you start your CS executive journey, right? मैं actually चाहता हूँ कि just for 2 seconds, you know, just for 2 seconds, I want you all to just close your eyes for a moment, right? और आँख बंद करो और just imagine that moment. Just imagine that moment for a while, wherein after all the hard work, after all the efforts which you put in, you finally cleared your CS executive. और जब आपके results due होंगे, maybe 25th August या फिर 25th Feb, है ना, ये दो executive के results की date होती है. You hit on that enter button and the screen says pass, right? Just for 2 minutes, you know, just for 2 seconds, in fact, forget about 2 minutes, just for 2 seconds, believe that you have cleared your CS executive, right? I'll give you 2 seconds. That's it. This is the most difficult step. Trust me, this is the most difficult step. सर क्या पढ़ाई बहुत ज़्यादा है? यार होगी, है ना? सर बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है क्या? डेफिनेटली है. सर बहुत सारे सेक्शंस याद करने हैं क्या? सब कुछ है, राइट? पर it all starts with that first thought. It all starts with that belief system that you can make it, right? चीज़ें कितनी भी डिफिकल्ट हो, चीज़ें कितनी भी आसान हो, यू नो, सब बहुत सेकेंडरी हो जाती है, सब बहुत इरेलीवेंट हो जाती है अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है. तो जो सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है, यू नो, बहुत सारे स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली मिस करते हैं, दे डोंट बिलीव, राइट? सो have faith, have trust, have that belief system very very strong and get that going throughout your executive journey, that you are going to clear your CS executive, right? जहां घर में जितनी दीवारें हो जो आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हो, ऑब्वियसली लिख दो कि जो भी आपका ड्यू अटेम्प्ट हो, राइट, उस दिन यू विल क्लियर योर CS executive, फिर जून 22 हो या फिर दिसंबर 22 हो, राइट? एंड सच में अगर एक बार आपने दिल से उस चीज़ में बिलीव कर लिया, आपने विश्वास कर लिया, मुझे नहीं लगता कि आपको सच में कोई भी रोक सकता है फ्रॉम क्लियरिंग CS executive. सर हमें ऐसा लग रहा है कि ये मोटिवेशन की क्लास है, हमको तो लग ही नहीं रहा है कि हम कंपनी लॉ की क्लास में हैं. आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट कंपनी लॉ नाउ. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ CS विकास वोरा. यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मुझसे CSET पढ़े हैं, और हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जो प्रॉब्ली मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो या ये देखने आए हो कि इस लॉन्डे को पढ़ाना आता है नहीं आता है. सो आई वेलकम यू ऑल. अच्छा सर, आप क्या पढ़ाते हो? यार मॉड्यूल 1 आई टेक केयर ऑफ कंपनी लॉ, है ना. मॉड्यूल 2 IT सिक्योरिटीज लॉस. सो एग्जीक्यूटिव लेवल पे 2 सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, ग्रुप 1 में कंपनी लॉ और ग्रुप 2 में सिक्योरिटीज. अच्छा चलो, ये भी समझ में आ गया सर कि आप कौन हो. अच्छा सर, थोड़ा बहुत और बस यार, इससे ज़्यादा अभी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, आई थिंक नाम काफ़ी है ना. बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वो हम लोग ड्यूरिंग द बैच, ड्यूरिंग द कोर्स बात करेंगे. सर अब आप ये बताओ कि आपका जो पैटर्न है, आप किस तरीके से हमको पढ़ाओगे? यार देखो, मतलब आई हैव फ्रॉम डे वन फॉलोड अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ टीचिंग, बिकॉज मैं हमेशा से इस बात को मानता हूँ और बहुत सिंसियरली विश्वास करता हूँ आज भी. गिविंग एग्जाम्पल्स, इट इज़ नॉट द बेस्ट वे, इट इज़ द ओनली वे ऑफ टीचिंग, राइट? सो अगर आप मेरा बैच कर रहे हो तो द बैच विल बी फुल loaded with lot of practical insights, lot of practical examples, lot of real life shit. सर ये real life shit कहाँ से आती है? Before getting into training, right, ये teaching वगैरह start करने के पहले I worked with a couple of corporates in Pune as well as Mumbai. So good pretty hands-on experience of working with the corporates, right? So जो मैंने actually theoretically पढ़ी चीज़ें उसे we did it practically, और फिर जब when I teach, when I bring it to the table, it comes with good amount of practical insights, right? So आप अगर इस बैच में हो, so you can be stay assured, मतलब you can rest assured कि जब तक you hit the corporates, right, जब तक you complete your CS course और you reach those boardrooms, right, जो हर कंपनी सेक्रेटरी या हर स्टूडेंट का सपना होता है कि यार we will finish it to the boardrooms as soon as possible, right? At least इस बैच में I'll give you a good glimpse of how things happen inside the boardrooms, right? So I have a very practical way, a practical approach of dealing with the subject, right? It'll be crazily loaded with lot of real life practical examples, right? Which will definitely add cherry to the cake. और I'm pretty sure, वो जब हम वो सब कहानियाँ सुनते हैं, जब वो सब बातें सुनते हैं, तो अपने को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. And at one particular point we start to imagine that we are actually part of the same boardroom, right? Imagine yourself wearing a classy business suit, holding the board meetings, wherein the boardrooms is entirely filled with elite group of people called board of directors, or you're addressing to a body of people who called as shareholders, right?
it gives you that very amazing feeling, that sense of belongingness, that yes, you can do something, you can do something worthy for your organization, for your family, for your well-being, for yourself, right? So मतलब obviously जो content है, that goes without saying, we will follow it throughout the batch, but everything will be backed by a lot of practical examples, right? So ये मेरा मॉडल रहेगा. अच्छा, और 2-3 दिन में मैं कोशिश करूंगा, है ना, मतलब ऑल्दो इट इज़ डिफिकल्ट कि 3 दिन में मैं आपको एटलीस्ट ये समझा पाऊँ, ये बता पाऊँ कि पूरा कंपनी लॉ किस तरीके से पढ़ना है, बट एटलीस्ट आई विल गिव यू गुड इनसाइट ऑफ हाउ थिंग्स वुड बी. अच्छा, 1 ही मिनट देना बस मेरे को. हाँ, मैंने एक्चुअली आपके कुछ मैसेजेस देखे ही नहीं है. हाँ यार, अब ये जो फीस और ये एडमिशन वाली बात है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब अभी यहाँ रहने दो. अभी 3 दिन आप डेमो कर रहे हो ना, अभी बस सिर्फ डेमो एंजॉय करो, है ना. बाकी ये सब एडमिशन वगैरह की जो भी बातें, आप एक बार आपके सारे सेशंस खत्म हो जाए दिन के, उसके बाद आप डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विद द ऑफिस एंड दे विल टेक केयर ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज. ठीक है. ये सब रिकॉर्डेड में भी हो गया. हाँ जी, आई थिंक हम लोगों ने अनाउंसमेंट में भी बताया था, जो मैं लाइव लेता हूँ सेम चीज़ रिकॉर्ड भी होती है ना. सो सब कुछ बिल्कुल कंटेंट 100% दोनों के दोनों जगह सेम ही रहेगा. चलिए. या अच्छा, अब उसके आगे थोड़ी सी बात करते हैं. हाँ जी. स्लिम लग रहे भाई, मैं 4 दिन से डाइट कर रहा हूँ, 4 ही दिनों में. लेकिन तू देख, जब तक बैच खत्म होना साला एप्स नहीं आया ना, नाम मत बदलना प्लीज़. ये ठीक है वैसे तो, पर इस बार करने बहुत बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया यार, अब तो करना ही पड़ेगा. प्लस अब फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, सब तो इवन मोर इम्पॉर्टेंट. अभी तो क्या है, कैमरे में आधी चीज़ें छुप जाती है, बट अगर सामने स्टूडेंट्स है तो फिर तो टफ हो जाता है यार. हाँ जी. अच्छा सर, अब ये बताओ ज़रा कि हमारा सिलेबस क्या क्या है एंड व्हाट ऑल थिंग्स आई गोइंग टू ऑफर, और कब से आप बिल्कुल एकदम प्योर सेंस में कंटेंट स्टार्ट करोगे, आज से, है ना. इनफैक्ट बस ये 2 मिनट आप सारी बुक्स देख लो और उसके बाद विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द बुक्स, है ना. हम लोग ये देखेंगे कि एग्जैक्टली कंपनीज एक्ट में है क्या या कंपनी लॉ में है क्या, राइट. अच्छा, बिफोर दैट यार वो चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होगी ना. 2 मॉड्यूल्स है आपके, 4 सब्जेक्ट्स हैं दोनों मॉड्यूल्स में. मॉड्यूल 1 4 सब्जेक्ट्स जो अभी हम लोग यहाँ पे जिसके डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं. ग्रुप 1 है टैक्स, कंपनी लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर. सो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं और आई टेक केयर ऑफ कंपनी लॉ आउट ऑफ दोस 4, राइट. अभी बाकी सारे के सारे आपके 4 लेक्चर्स हैं. अभी नेक्स्ट 2 जो सेशंस है दोनों चिराग सर के हैं, फॉलोड बाय विपुल सर हु विल टेक केयर ऑफ टैक्स. अच्छा, एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम क्या क्या मैं आपको ऑफर करूंगा या कंपनी लॉ में क्या क्या है ये आपको बता देता हूँ. सो सबसे पहले यू विल गेट 2 मेन बुक्स. सो क्या बात को लो 2 बुक्स. हाँ, 2 मेन बुक्स होगी, अभी खत्म नहीं हुई है. 2 मेन बुक्स है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसके अंदर आपके सारे के सारे नोट्स हैं. अगर आप ये यहाँ पर देख रहे हो, है ना, तो यार ये पूरे के पूरे कलर नोट्स हैं. जो ईटी वाले स्टूडेंट्स हैं, आपने ऑलरेडी एक बार वो कलर नोट्स एक्सपीरियंस किए हैं, बट ये थोड़े से और अलग तरीके से, थोड़े और ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है, राइट. सीएसईटी का पोर्शन बहुत छोटा था, सो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्ले अराउंड, बट एग्जीक्यूटिव का पोर्शन भरपूर है. मतलब अगर खेलना है तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना. सो ये यार आपका नोट्स का फॉर्मेट है ना. ये पूरे के पूरे आपके कलरफुल बुक्स हैं सारे के सारे. सो ऐसी 2 मेन बुक्स हैं, है ना, रफली अबाउट 500 पेजेस. सो ये दैट्स द फर्स्ट थिंग विच विल गेट. सेकेंड, यू विल गेट अ क्वेश्चन बुक, है ना. सर क्वेश्चन बुक में क्या है, क्वेश्चन बुक हैज़ द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, राइट. उसके अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट ने पास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्वेश्चन बुक में है. सर इसका हमको क्या फ़ायदा है यार, अगर आप थोड़ा सा मेरा टीचिंग का तरीका देखोगे ना यार, मैं लिखवाता बहुत हूँ, है ना. ईटी अभी आप छोड़ देना प्लीज़, वो ईटी में हम लोगों ने जो किया उसको बिल्कुल कंप्लीटली आप साइडलाइन कर देना. कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, यू नो. वहाँ पे एक तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर था, प्लस बहुत ही छोटा सा पोर्शन था. ये तो पूरा एक प्योर प्रॉपर एक्ट है, राइट, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, राइट. जो आपकी पूरे सीएस जर्नी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक्ट है तो वो सर्टेनली कंपनीज एक्ट है. तो एक क्वेश्चन बुक है, राइट. इसके अंदर सारे इंस्टीट्यूट ने जो पास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए वो सबके सब इसके अंदर है. हम लोग हर दिन क्लास में रेगुलर बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, है ना. रेगुलर बेसिस पे हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं. सर राइटिंग प्रैक्टिस में क्या होता है, मैं आपको आज इसमें से क्वेश्चन दूंगा. से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला पेज, कौन सा पेज है भाई, पेज 1 क्वेश्चन 12, राइट. पेज 1 क्वेश्चन 12 मैंने आपको ये रेफरेंस दे दिया. अब आपको क्या करना है, आज इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है घर पे अपने सेशंस लेक्चर्स खत्म होने के बाद, राइट. नेक्स्ट डे मैं
ये आंसर आपको डिक्टेट करवाऊंगा, मतलब ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसका आंसर लिखवाऊंगा कि एक आइडियल आंसर किस तरीके से लिखते हैं, राइट। लास्ट बैच अगर आप देखते हैं मेरे जो अभी मई और जुलाई के बैचेस जो रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं, वी रिटन इफेक्टिवली अबाउट 80 क्वेश्चंस, 80 से क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में लिखे हैं डेली बेसिस पे। तो हर दिन मैं इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको उसका आंसर लिखना है, और नेक्स्ट डे मैं आपको एक स्टैंडर्ड आंसर लिखवाऊंगा। जो लोग फिजिकल क्लासेस में है, मतलब ऑफलाइन मेरे सामने जो बैठे रहेंगे, यू विल हैव बैड टाइम, ट्रस्ट मी यू विल हैव बैड टाइम, बिकॉज ऑनलाइन बच्चों का मैं अनफॉर्चुनेटली आंसर खुद चेक नहीं कर पाऊंगा, बट जो 30 लोग यहाँ पर बैठने वाले हैं, तुम्हारा तो मरण है, मतलब इतनी बुरी चटनी बनने वाली, 2-5 किलो वेट कम नहीं हुआ तुम्हारा ना, तो जो बोलो वो। तो आप लोग के आंसर्स चेक करूंगा, मेरा थोड़ा पनिशमेंट का तरीका अलग है, मारता पीटता नहीं हूं मैं, बट जो चीज आपने गलती की है वो आप 3-3 बार लिखते हो। सो अगर आपने आंसर नहीं लिखा, यू विल हैव टू राइट द सेम आंसर 3 टाइम्स, राइट। सो दिस इज हाउ वी गोइंग टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस, दिस इज हाउ द क्वेश्चन बुक हेल्प्स यू। अगर आप किसी भी पास स्टूडेंट से बात करोगे हु हैज क्लियर्ड एग्जीक्यूटिव, या फिर जो एग्जीक्यूटिव दे ही रहा है, राइट, किसी भी स्टूडेंट से बात करोगे ना, the only thing they'll tell you, I can put it on stamp paper and sign it and give it to you, the only thing they'll tell you that पढ़ाई हो जाती है, समझ में आ जाता है। 2 ही चीज़ों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो लास्ट डे रिवीजन नहीं होता और दूसरा एग्जाम में आंसर लिखना ही नहीं आता है। तो जो सबसे बड़ा एविल है ना, जो सबसे बड़ा क्राइम है ना, कि क्यों लोग एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं कर पाते, तो उसका सबसे बड़ा रीजन एक ही है कि आंसर्स नहीं लिख पाते, यू नो। एक आइडियल आंसर किस तरीके से लिखना है वो उन्हें कंफर्टेबल ही नहीं लगता है, उन्हें जमता ही नहीं है, राइट। तो बस अगर अपने को पता है कि पहले दिन से इफ यू आर अवेयर दैट दिस इज द प्रॉब्लम, राइट, कि आंसर लिखना नहीं आता है, तो पहले दिन से वील डू अ बैंग ऑन, राइट। मतलब हम लोग पहले दिन से एकदम स्ट्रांग तरीके से, इतनी बढ़िया तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना कि बैच खत्म होते होते आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर हो, आपको ऐसा लगे यार कुछ भी हो जाए लाइफ में, आंसर तो मैं कभी भी लिख लूंगा, राइट। सो वी विल डू रिग्रेस अमाउंट, मतलब रिग्रेस वे ऑफ राइटिंग, राइट, मतलब बहुत सारा हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस के फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव लिंग्विस्टिक इश्यूज, कितने लोगों को ऐसा लगता है उनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है ना। इट्स एब्सोल्युटली ओके, मतलब फील कंफर्टेबल, मेरी भी इंग्लिश बहुत कमजोर है। सो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी इंग्लिश एक्चुअली बहुत वीक है, एंड दे फेस अ लॉट ऑफ क्राइसिस, राइट। कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि इतना सारा लिखेंगे कैसे, ईटी तो एमसीक्यू था तो समहाउ हो गया, बट एग्जीक्यूटिव तो पूरा डिस्क्रिप्टिव है, सर कैसे पास होंगे, हमको तो बहुत सवाल है मन में। हाँ जी, हाँ, मतलब अभी आप नंबर्स देखोगे ना, आई एम वेरी श्योर आप 75-80% स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, मतलब मेरे को तो इतने 10-12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। सो ये मैंने हर बैच में देखा है, जो अपने प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं 75-80% स्टूडेंट्स को लिखने में दिक्कत आती है, राइट। मतलब इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है और लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, मतलब लिखने की प्रॉब्लम है, राइट। सो अगर अपने को पता है कि यही अपनी प्रॉब्लम है, सो लेट्स इवेड दिस प्रॉब्लम, राइट, लेट्स कॉन्कर दिस पर्टिकुलर इशू बाय राइटिंग एज मच एज पॉसिबल। और मैं हमेशा आपको ये बात बोलता, देखो आप ना कोई किताब पढ़ के स्विमिंग करना नहीं सीख सकते हो, अगर आपको स्विम करना है ना, यू विल हैव टू जंप फर्स्ट। कल मैं आई थिंक रामशंकर से ही बात कर रहा था, आई टोल्ड हिम द सेम थिंग। मैंने बोला यार अगर अपन ये सोच रहे हैं ना कि थियोरेटिकली अपन स्विमिंग करना सीख जाए, नहीं होगा, पहले कूद जाए यार, एक बार कूदेगा ना तो अपने आप तैरना आ जाएगा। तो सेम थिंग यहाँ आपको कूदना नहीं है कहीं जाके, है ना, आपको सिंपली एक चीज करना है कि पहले दिन से अगर अपने को पता है अपनी प्रॉब्लम लिखने की है, वी विल राइट एज मच एज पॉसिबल, राइट। सो हम लोग जी भर के भरपूर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट ये जो लिखने वाला आपका प्रॉब्लम है कि आंसर्स लिखे कैसे जाते हैं, राइट, आंसर्स कैसे लिखना है, एटलीस्ट उस प्रॉब्लम को हम लोग खत्म कर दें, राइट। सो दैट्स द सेकेंड बुक विच यू गेट। अच्छा, आफ्टर डेमो क्लास ऑनलाइन क्लासेस का टाइम क्या रहेगा यार? उसके बाद 9 बजे से शाम को 5:15 बजे तक, है ना। अगर वो ब्रोशर नीचे लिंक दिया हुआ है वो आप डाउनलोड करेंगे ना, उसमें पूरा आपका रेगुलर बैच का टाइम भी दिया हुआ है, ओके। हॉलीडे संडे सिर्फ, और वो भी एट टाइम्स हो सकता है शायद संडे भी ना रहे, है ना। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस रहती है तो संडे को भी नहीं रहता, बट संडे को नॉर्मली आपके टेस्ट होते हैं। हाँ जी, तो यार ये एक चीज़ है ना। अच्छा सर, इसके अलावा और कुछ देते हो? यस, इसके अलावा जो यार मेरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा ट्रेजर है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ यार। मतलब मेरे को बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी इस चीज़ को डेवलप करने के लिए। इट टुक मी ईयर्स, बट फाइनली एन अमेजिंग थिंग हैज़ कम आउट। वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेरे को बहुत प्यार है इस बुक से। कहाँ गई यार? इतने सारे वर्जन्स हो गए ना कि अब मैं भी कभी कभी ढूंढता रहता हूँ। या दैट्स द थर्ड बुक विच यू गेट, विच इज अ क्यूट केस बुक। सर आप इसको क्यूट क्यों बोल रहे हो? आप खुद ही क्यूट बोलते हो उसको। यार क्यूट है एक्चुअली में, आप इसका कवर देखो यार कितना क्यूट है। और दूसरा
ये ना इट्स अ वेरी स्मॉल बुक, ऐसी छोटी सी बुक है लेकिन बहुत मोटी है ना। तो बच्चे जब छोटे होते हैं और बहुत मोटे होते हैं कितने क्यूट लगते हैं, तो बस वैसी ये बुक है, एकदम छोटी सी है ना। स्क्रीन पे आपको बहुत बड़ी दिख रही है बट ये पॉकेट साइज बुक है, आपकी जेब में आराम से रख सकते हो, इसको एग्जाम हॉल में भी ले जा सकते हो चीटिंग के लिए, तो ले मत जाना ये। तो क्यूट केस बुक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आंसर्स है। तो जो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड आंसर्स होते हैं कि एक आंसर किस तरीके से लिखा जाता है, वो भर भर के इसके अंदर है। और अभी मैंने इसमें जो मैंने रिसेंटली अभी ऐड किए हैं वो आपका अगस्त में जो एग्जाम हुई थी एग्जीक्यूटिव की, दिसंबर 20 का जो अटेम्प्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। सो इट विल हैव 400+ क्वेश्चंस। यहाँ पर तो आपको 300 ही दिख रहा है, इनफैक्ट इसमें 400 450 के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और उसके अलावा बहुत सारे केस लॉज हैं, ठीक है। सो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स जो आप एक्चुअली में देखोगे। सो दीज 3 बुक्स यू गेट फ्रॉम माई साइड। पहले 2 मेन बुक्स है ना, उसके बाद एक क्वेश्चन बुक, और उसके अलावा एक क्यूट केस बुक, ये तो अश्योर्ड है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट है ना, ये मैं आपको सिर्फ कंपनी लॉ के हिसाब से बता रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर, बट इसका क्या किस फॉर्म में आपके पास आएगा वो मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ। नाउ दिस इज अ रिविजन बुक, ये एक रिविजन बुक है ना सर। रिविजन बुक मतलब क्या है, इसका एक सैंपल ना मैंने नीचे आपको लिंक में दिया हुआ है, अगर आपको चेक करना हो तो उसका लिंक में मैंने एक फर्स्ट चैप्टर का आपको सैंपल दिया हुआ है ना। दिस यू गेट इन एडिशन। अच्छा, इसमें क्या है सर, यार जो मैं आपको बोल रहा था ना 2 प्रॉब्लम्स है। पहला लिखने की प्रॉब्लम है, लिखने की प्रॉब्लम हम लोग किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन लेंगे, केस बुक में हर चीज के आंसर है, बट उसके अलावा हम लोग बहुत सारे आंसर्स क्लास में लिखेंगे। और दूसरा जो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि सर एग्जाम के एक दिन पहले हमसे रिविजन ही नहीं होता, एग्जाम्स के एक दिन पहले हमसे रिविजन ही नहीं होता है, हम लोग कंप्लीट ही नहीं कर पाते पूरा पोर्शन। तो बस ये उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये पूरा के पूरा कंपनी लॉ, पूरा के पूरा कंपनी लॉ 100% स्टार्ट टू एंड, मतलब इनकॉर्पोरेशन से लेकर तो वाइंडिंग अप तक पूरा के पूरा कंपनी लॉ इस रिवीजन बुक में कवर्ड है, बट इन चार्ट्स फॉर्म। आप लिटरल सेंस में अगर ये पढ़ लोगे ना, आपका कंपनी लॉ 100% रिवाइज्ड, आपका कंपनी लॉ 100% रिवाइज हो जाएगा। बस अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए, मतलब जो दिसंबर 21 अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स थे वो इसके अंदर अभी तक मैंने डाले नहीं है, दैट वुड टेक सम टाइम। सो ये बुक आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये वाली बुक आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी। अगर उसके पहले प्रिंटिंग हो पाई तो मैं डिस्पैच करवा दूंगा, बट 99.99% आप ये मानना ये बुक पीडीएफ में रहेगी। मैं कमिट नहीं कर रहा हूं बिकॉज वो एक बार बोल दिया तो फिर इट बिकम्स एन ऑब्लिगेशन ऑन माय पार्ट। ये बुक आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, आप उसे अपने एंड पर प्रिंट करा सकते हो। अच्छा, रिकॉर्डेड बैच वाला स्टूडेंट है आपकी ड्राइव पे अपलोडेड होंगे, लाइव बैच वाला स्टूडेंट है मिली जाएगी आपको। जो फिजिकल बैच वाले स्टूडेंट्स हैं आपके लिए कंसर्न नहीं है, आपको तो आप क्लास में आओगे तो आपको तो मैं दे ही दूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। सो जो ऑफलाइन क्लास बैच वाले स्टूडेंट्स हैं आपको क्लास में मिल जाएगी, बाकी जो लाइव बैच वाले स्टूडेंट्स हैं पीडीएफ, जो रिकॉर्डेड बैच वाले स्टूडेंट्स हैं पीडीएफ, राइट। सो दिस इज द फोर्थ थिंग विच यू गेट फ्रॉम माय साइड। सो 4 बुक्स आपको कंपनी लॉ में मिलती है। पहला 2 मेन बुक्स, एक क्वेश्चन बुक, एक केस बुक और एक रिविजन बुक, राइट। मेन बुक जिससे हम लोग रेगुलरली पढ़ेंगे, क्वेश्चन बुक जिससे हम लोग हर दिन क्वेश्चन लेंगे, क्यूट केस बुक आपकी रीडिंग आपके रेफरेंस के लिए कि आंसर्स आइडियली किस तरीके से लिखते हैं, और उसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आंसर्स लिखे हुए हैं जो मैं क्लास में लिखवाता हूं, उसी को आई गेट इट टाइप्ड और मैं उसको अपने नोट्स के अंदर हर बार इंक्लूड करवाता हूं, राइट। तो बहुत ही सिंपल भाषा में सारे के सारे आंसर्स लिखे हुए। सो दैट इज व्हाट यू गेट। एंड लास्ट इज द रिविजन बुक जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। यू कैन गेट इट प्रिंटेड, ये इनक्रिप्टेड नहीं है, आप इसको अपने एंड पर प्रिंट करवा सकते हो। ये भी छोटी सी बुक है, हाफ पेज साइज की बुक है, राइट। और इसके अंदर पूरा के पूरा कंपनी से कवर्ड है। अच्छा, 1 साल लगा मेरे को ये बुक बनाने में, है ना, ऑलमोस्ट 1 साल लगा ये बुक बनाने में, बट इट इज अ ट्रेजर, इट इज अ ट्रेजर। वो जब आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो अगर आप इसको देखते हो ना, पूरी की पूरी बुक आपकी चार्ट फॉर्म में, कोई सा भी पेज आप ओपन कर लो, पूरी बुक 100% चार्ट फॉर्म, पूरी कंप्लीटली बनी हुई है ये, बस इसमें अमेंडमेंट्स मेरे को एडिशनली इनकॉर्पोरेट करना है ना। पूरी बुक आपकी चार्ट फॉर्म में, ठीक है। चलो, सो यार ये तो अपना कंटेंट था कि मैं क्या क्या आपको ऑफर करूंगा। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। सॉफ्ट कॉपी में भी 3 बुक्स आएगी, हाँ जी मैंने बता ही दिया ये। सर के नाम सर ने सब बताया है। ड्राइव वाले स्टूडेंट्स कैसे टेस्ट देंगे यार, वो सब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ना। ड्राइव वाले स्टूडेंट्स टेस्ट ऑब्वियसली आपको पेपर्स मिल जाते हैं, आप अपने एंड पे सॉल्व करोगे, बट हम लोग उसको रिव्यू नहीं करते बिकॉज ऑब्वियसली रिकॉर्डेड बैच में हर बच्चा अलग अलग टाइम पर अपने लेक्चर्स देखता है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम यूनानिमिटी नहीं हो पाती, इसकी वजह से वी डोंट रिव्यू द पेपर्स, है ना। चलो देखिए, रिवीजन बुक मस्त है, अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। चलो तो यार
ये पहला पार्ट था, है ना, कि भाई क्या क्या ऑफरिंग्स है, क्या क्या चीजें हम लोग आपको यहाँ से हमारी तरफ से ऑफर करेंगे। अब मैं थोड़ा सा कंपनीज एक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ, है ना, मतलब मैं एक्चुअली चाह रहा था कि एटलीस्ट पहले दिन आपको एक टच दे दूँ ऑफ दी सब्जेक्ट, है ना। अच्छा, अब देखो मेरे थोड़े से लेक्चर्स ना कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब वो कहीं पर भी आपको ऐसा ब्रीफ वाली फीलिंग नहीं आएगी कि यार बस कोई टॉपिक आया और चला गया, राइट। मतलब वो एक्सट्रीम डेप्थ वाले होते हैं। तो जब तक वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रजिस्टर ना हो, जब तक आपको वो बिल्कुल ऐसे दिल में ना उतर जाए कि बस अब इसके ऊपर किसी ने कुछ पूछा ना और मैं बड़बड़ बड़बड़ करके बोलना चालू कर दूंगा, जब तक वो फीलिंग ना आए, आई डोंट स्टॉप अनफॉर्चुनेटली, राइट। सो अगर आप प्रिपेयर्ड हो कोई चीज बहुत एक्सट्रीम डिटेल में पढ़ने के लिए, तो ही प्लीज आप ये सब्जेक्ट ज्वाइन करना, अदरवाइज डोंट टेक द एडमिशन, राइट। अगर आपका वो थॉट है कि शॉर्ट में फटाफट पढ़ के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के और अगर खत्म कर देना, मतलब दिस इज नॉट द राइट प्लेस। इनफैक्ट यस एकेडमी आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है उस केस में, बिकॉज हम लोग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बैचेस हम लोग के बहुत प्रोलॉन्ग, मतलब एक्सट्रीम एंड पे बैचेस होते हैं, लेंदी बैचेस होते हैं, और सबकी सेम प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो अगर वो शॉर्ट में पढ़ना है अपने को कि 50 60 70 घंटे में एक एक सब्जेक्ट खत्म करना है, ट्रस्ट मी दिस इज नॉट द प्लेस, बिकॉज एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2.5 3, राइट। तो ये ऑलमोस्ट कंपनी लॉ का बैच आप मानना करीब 170-180 आवर्स का आपका होगा इफेक्टिवली, राइट। सो 180 घंटे आपको ये एक सब्जेक्ट पढ़ना है ना, मेरे साथ। और ऑलमोस्ट चारों सब्जेक्ट्स का मोरलेस टाइम आपको सेम ही रहेगा। टैक्स डेफिनेटली हो सकता है 20-22 घंटे, 20-25 घंटे एक्स्ट्रा ही होगा, राइट, एज कम्पेयर टू द अदर 3 सब्जेक्ट्स बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। हाँ जी, अपना सिलेबस कब होगा यार? 4.5 मंथ्स। ये सारी चीज़ें आपके ब्रोशर में लिखी हुई है ना, अगर आपने देखा उसको ठीक से पढ़ा हो ना, तो हर चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर लिखी हुई, मतलब जितने आपके क्वेश्चंस है ना, एवरीथिंग इज एड्रेस्ड एंड आंसर्ड, अगर आप उसको प्रॉपरली पढ़ लोगे तो, राइट। सो 4.5 महीने का आपका ये बैच है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा कंपनीज एक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ, है ना। यार सबसे पहले प्लीज़ मेरी एक बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसमें ना बिल्कुल मस्ती मत करना, मेरे को बहुत एकदम हर्ट हो जाता है कोई जब इस तरीके की गलतियां करता है। यार तुम सबसे पहले ना कंपनीज एक्ट लिखना सीख लो, मतलब मेरी आत्मा जलती है जब लोग ना पूरा कंपनीज एक्ट खत्म कर लेते हैं, पूरा कंपनी लॉ पढ़ लेते हैं और उनको अनफॉर्चुनेटली कंपनीज एक्ट ही लिखना नहीं आता है। तो मैं आपको सबसे पहले सिखा देता हूँ कंपनीज एक्ट लिखते कैसे। सर आप बहुत बेइज्जती कर रहे हो सर, ऐसे सुबह सुबह कौन बेइज्जती, यार रोज होगी, है ना। सर आप डेमो में ऐसे बोल रहे हो, रोज होगी। सर एडमिशन लेने के बाद तो सर आप हमारा खानदान परिवार एक कर दोगे, 100%। अगर गलती करोगे तो भयंकर सुनोगे, कोई हिसाब ही नहीं उसका। ओ सर आप डराते काफी हो, डराता नहीं हो रहे पगले, करके दिखाऊंगा तेरे को। सो सबसे पहले आप ये देख लो कि कंपनी से लिखते कैसे। अच्छा प्लीज जब आप कंपनी से लिखो ना तो सी कैपिटल, हाँ। अब ये एक कॉमन गलती क्या करते हैं लोग, ऐसे कंपनीज लिखते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे लिखते हैं। यार डोंट डू दैट। मतलब मेरे को ना, अगर कोई, मैं एग्जामिनर होता, अगर मैंने पेपर चेक किया होता, किसी ने अगर इस तरीके से लिखता ना, कसम खुदा की झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आंसर पढ़ता भी नहीं और सीधा कट करके 0 दे देता। अगर कंपनीज एक्ट प्लीज ऐसे मत लिखना, कंपनीज एक्ट लिखना है तो इट इज सी कैपिटल, इट इज IES एक्ट, ए कैपिटल, कॉमा, फॉलोड बाय 2013, दैट इज हाउ यू राइट इट, है ना। तो प्लीज ये इसको एकदम सही तरीके से लिखना। ये ऐप पे लाइव क्लास चलेगी? हाँ जी सर, ये अभी 3 दिन यूट्यूब पे, उसके बाद ऐप पे ही चलेगी, है ना। वो फोन लैपटॉप सब पे चलता है। हाँ जी, सब सहल हो गए ना? हाँ यार बस वो बहुत जरूरी। अरे तुम चिंता मत करो, तुमको प्यार हो जाएगा, है ना। वो एक 4-5 दिन थोड़ा सा एक कनेक्ट बैठने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी उसके बाद इवेंचुअली फॉल इन लव, डोंट वरी। हाँ जी, सो कंपनीज एक्ट 2013 पूरा लिखना है, इस तरीके से लिखना है ना। अच्छा नाउ अब यार मैं थोड़ा सा आपको एक्ट के बारे में बता देता हूँ, यू नो, कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, क्यों कंपनीज एक्ट 2013 आया, इसके पहले क्या था भारत में, राइट, वो बताता हूँ। अच्छा थोड़ी बहुत हिस्ट्री में चलते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा अपने को बिल्कुल बैकग्राउंड में नहीं जाना, बिकॉज वी विल स्टिक टू 13 एक्ट, राइट, बट हल्का फुल्का मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। अच्छा, सबसे पुराना फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा माना जाता है? प्रोप्राइटरी, है ना। प्रोप्राइटरी मतलब क्या? सोल प्रोप्राइटरी। सोल प्रोप्राइटरी से मतलब सर सिर्फ आत्मा धंधा करती है क्या सर? अरे सोल प्रोप्राइटरी मतलब सिंगल ओनर, राइट। एक प्रोप्राइटर है, वही ओनर है, वही नौकर है, वही सेवक है, राइट, सब कुछ वही है। कैपिटल भी वही लगाता है, प्रॉफिट भी उसी का होता है, रिस्क भी उसी की होती है, लॉस भी उसी का होता है, बिजनेस भी उसी का चलता है, सब कुछ, डिसीजन मेकिंग भी 100% उसी की होती है। तो पहला जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया, दैट वाज प्रोप्राइटरी फॉर्म, राइट। अच्छा, प्रोप्राइटरी फॉर्म के कुछ बहुत बड़े लिमिटेशंस थे। पहला लिमिटेशन ये था कि अकेला इंसान है, अगर कल से इस अकेले इंसान को कुछ हो गया तो कंपनी करेगी क्या, राइट।
तो मतलब वो प्रोपराइटर करेगा क्या, एक रिस्क फैक्टर आ गया। अच्छा, कैपिटल लिमिटेड होती थी, एक्सपीरियंस लिमिटेड था क्योंकि अकेला था, अगर उसकी तबीयत खराब होगी तो बिजनेस बंद, क्योंकि कोई और उसे हेल्प करने के लिए था ही नहीं। सो जहां पर एक नीड फील हुई कि यार थोड़ा सा और हमें कैपिटल की जरूरत है, थोड़े से एडिशनल एक्सपीरियंस की जरूरत है, कुछ और लोगों की जरूरत है। सो सेकेंड, एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ गया विच केम इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, राइट। पार्टनरशिप में एक ही जगह दो हो गए, कम से कम दो से ज्यादा भी हो सकते थे, बट मिनिमम 2 हो गए। और कैपिटल बढ़ गई क्योंकि 2 लोग थे, एक्सपीरियंस बढ़ गया क्योंकि 2 लोग थे, रिस्क थोड़ी सी डिवाइड हो गई क्योंकि 2 लोग थे, राइट। ये सारे उसके फायदे हो गए। लेकिन दोनों फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था। क्या? नीचे मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। दोनों फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था, प्रोप्राइटरी एज वेल एज पार्टनरशिप, दोनों का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। वो क्या, जल्दी से बताइए। खाना खाने के लिए परेशान नहीं करोगे, डांस करने के लिए। ए हटरे। छोटा सा क्वेश्चन, क्या विपुल सर भी आप सबकी तरह मस्ती मजाक करते हैं क्या क्लास में? अरे बहुत क्यूट है रे विपुल, बहुत क्यूट है, बहुत मजा आएगा तुमको। वेरी नाइस, परफेक्ट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दोनों फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, राइट। प्रोप्राइटरी एज वेल एज पार्टनरशिप, दोनों का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, दोनों का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, अब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या सीन है, क्या चक्कर है कि अगर कल से बिजनेस को कोई लॉस हो जाता है, सो जो भी प्रोप्राइटर है या पार्टनर्स है उनकी पर्सनल एसेट्स कुड बी यूटिलाइज्ड, है ना, इज व्हाट यू मीन बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो कहीं ना कहीं ये नीड वाज फेल्ट दैट इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी के ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज द प्रोप्राइटर्स और द पार्टनर्स वुड फील इनसिक्योर कि हमने अगर थोड़ी सी रिस्क ली, अगर नुकसान हो गया तो हमारी घर बार दुनिया सब बिक जाएगी, राइट। तो इस लिमिटेशन को इवेट करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए एक नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया विच केम इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो इन सबका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या बनी है? उसका सबसे बड़ा एडवांटेज था कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड थी, राइट। उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड थी। और लिमिटेड लाइबिलिटी कैसे बनी? क्योंकि हमने प्रिज्यूम कर लिया कि जिस दिन से आपने कंपनी को बनाया, जिस दिन से आपने कंपनी को रजिस्टर किया, उस दिन से आपकी कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, राइट। उस दिन से आपकी कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, ठीक है। सो कंपनी का इवेंचुअली सबसे बड़ा एडवांटेज क्या बन गया, है ना? कंपनी का इवेंचुअली सबसे बड़ा एडवांटेज क्या बन गया? जो प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप का सबसे बड़ा लिमिटेशन था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, राइट। सो कंपनी का सबसे बड़ा फायदा था लिमिटेड लाइबिलिटी, राइट। मतलब उसकी लाइबिलिटी वाज रिस्ट्रिक्टेड, इट वाज लिमिटेड, राइट। जितने मेंबर्स ने शेयर सब्सक्राइब किए उतनी आपकी सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी, उसके ऊपर अगर धंधे को कोई भी नुकसान हो जाए तो वो कंपनी का लॉस है। क्यों? क्योंकि कंपनी वाज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सर सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, थोड़ा सा और डिटेल में होता, अभी हम लोग को इसी चीज के बारे में बात करना है। अच्छा, अब एक और चीज समझते हैं इससे कनेक्टेड। हरीश सर को प्रॉब्लम हो रही है लाइव आने में। मैम हरीश सर को सिर्फ ये बोलिए, एक मिनट रुक जाओ, हरीश का ही फोन आ रहा है। हेलो 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 मिस्टर मटेरिया। यार एक्चुअली क्या होता है, वो मल्टीपल लॉगिन्स होते हैं ना, तो हेलो हेलो। हाँ भाई, क्या लॉगिन नहीं हो रहा है? अरे तेरे सेशन में नहीं हूँ मैं, वो तू नीचे से न्यू सीरियल की क्रिएट कर ले। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने वो कंपनी लॉ, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ पे ही हूँ मैं। वो तेरे उधर वैसा दिखता है। अरे मैं चेक करूँ, मेरे सामने स्क्रीन है, इधर आके देख ले। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, तू जो तेरे स्टूडियो वाला पेज है ना, वहाँ पे वो स्ट्रीम की जहाँ से अपन कॉपी करते हैं, उसके ऊपर क्रिएट स्ट्रीम की है, तो वहाँ पे जाके न्यू स्ट्रीम की कर, और तेरा वहाँ पे लिख CMA रिवीजन ऐसे करके न्यू स्ट्रीम की क्रिएट कर। नहीं नहीं, और ऊपर से बाद में पेज रिफ्रेश करना और फिर उस की को तेरे OBS में कॉपी पेस्ट कर दे।
अरे नया भी क्रिएट करेगा तो यही दिखेगा। अच्छा, तो एक सेकंड रुक, मैं मेरे इसमें चला गया, मेरे इसमें मैंने सेशन पे क्लिक किया, फिर अब क्या करूं, न्यू स्ट्रीम की पे क्लिक करता हूं। हाँ हाँ देखिए, स्ट्रीम की के अंदर में ये दिख रहा है मेरे को, न्यू हाँ न्यू आरटीएमपी। हाँ, क्रिएट किया मैंने। हाँ, न्यू क्रिएट किया, बरोबर। अब कॉपी कर लो इसको। हाँ, वो मतलब नाम से डाला ना सीएमए रिवीजन, नहीं तो वो नया क्रिएट नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं जा रहा है, नाम नहीं जा रहा है। अरे मतलब तूने एक नया वहां पे नाम डाला ना, सीएमए रिवीजन ऐसा करके कुछ तो। नहीं, सीएमए रिवीजन मैंने ऑलरेडी डाल के रखा था, अरे मैं उसको मैंने हेडर, ओपन किया, तेरे उसमें टाइटल की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ क्रिएट स्ट्रीम की है ना उसमें एक नया नाम डालना पड़ता है, मतलब एक जब क्रिएट करेगा तो कुछ नाम देगा ना उसको। वो न्यू आरटीएमपी वेरिएबल है, तो वहाँ पे नाम भी पूछ रहा है, और डायरेक्ट न्यू आरटीएमपी वेरिएबल हाँ तो लिखा हुआ नाम है। लिख दे मेरे तो ये बाप, नहीं होगा। ही चल के कर दिया, कॉपी लिख देता हूँ, सीएमए आरटी है, डाल दिया नया नाम मेरा। हाँ अब उसको रिफ्रेश कर दे पेज को। ठीक है, ओके सर, ओके। हो गया ना? ऐसे कैसे क्या क्लिक कर दिया तुमने? अरे मैंने तेरे इसमें नहीं किया है, बहुत गवार आदमी है यार, तू फोन रख। आह, हाँ भाई चलो इधर आ जाओ। सो सॉरी यार, वो एक्चुअली सबके बहुत पैरेलल लेक्चर्स चल रहे हैं, अभी हरी सर का रिवीजन चल रहा है, मेरा रेगुलर बैच चल रहा है, और सबके बहुत सारे सेशन चल रहे हैं, तो वो अक्सर ही कंफ्यूजन रहता ही रहता है। या कहाँ था मैं? बुलाई दिया साले ने, पूरे फ्लो की मदर सिस्टर कर देता है ये मिस्टर मदारिया। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं? या जो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, सबसे बड़ा लिमिटेशन था, वो कंपनी का इवेंचुअली सबसे बड़ा एडवांटेज बन गया, है ना, वो कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज बन गया, विच केम इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, राइट। सो आज कंपनी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड, मतलब उसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, राइट। अच्छा सर, अब ये बताओ कि सबसे पुराना कंपनीज एक्ट भारत में कौन सा था? तो यार सबसे पुराना कंपनीज एक्ट इंडिया में था 1850 में। हाँ सर 1850 बोल रहे सर, 1850 तो बहुत पुराना हो गया सर, 1850 कि 1950? 1850 रे। अच्छा उसके बाद कुछ आया, हाँ 1856। अच्छा सर कंफ्यूज हो गए सर, 1956 होगा सर ये, 1850 अरे 1856 था रे। अच्छा उसके बाद 1862 में फिर से कुछ आ गया, ओह शिट सर नाउ दिस इज गेटिंग वेरी सीरियस। उसके बाद फिर 1867 में फिर से कुछ आ गया, उसके बाद 1882 में फिर से आ गया, उसके बाद 1913 में फिर से आ गया, उसके बाद 1956 में फिर से आया, और फाइनली अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं 2013। तो ये जितने भी इसके पहले आप नाम दिख रहे हो ना, है ना, इसके पहले जितने भी आप नाम दिख रहे हो ना, ये क्या है, ये सारे के सारे प्रीवियस कंपनीज एक्ट है, ये सारे के सारे क्या है, ऑल दीज आर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। 1850, 56, 62, 82, 13, 56, राइट, ये सारे के सारे क्या, ऑल दीज आर प्रीवियस कंपनीज एक्ट, सारे के सारे प्रीवियस कंपनीज एक्ट है। अच्छा सर, तो क्या आप हमको 1850 भी पढ़ाएंगे, क्या आप हमको 1856 भी पढ़ाएंगे, क्या आप हमको 1913 भी पढ़ाएंगे, और क्या आप हमको 2013? तो पागल हो गया क्या? एक में लोगों को ना सुसु आ जाती है, वो सुसु भी इधर उधर भागने लग जाती है, एक में इतना घबरा जाते हैं लोग, तुमको 6-7 पढ़ने। जब एक नया एक्ट आता है तो ऑब्वियसली पुराने एक्ट सारे के सारे रिपील हो जाते हैं, पुराने एक्ट सारे के सारे रिपील हो जाते हैं, तो ये जितने भी पुराने एक्ट्स थे ये सब के सब देव बीन रिपील्ड। एंड अब मैं इसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि 56 एक्ट भी पूरा रिपील हो गया, बिकॉज अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आए उसमें एक सेक्शन ऐसा था जो कंपनीज एक्ट 1956 का ही था आज तक, अभी एमसीए ने उस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट कर दिया, उसे भी खत्म कर दिया। सो नाउ व्हाट यू हैव इन टोटो इज ओनली 2013 एक्ट। आज सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्ट है? 2013 एक्ट। बाकी इसके पुराने, इसके पहले के जितने भी प्रीवियस कंपनीज एक्ट थे वो सारे के सारे रिपील हो गए, है ना, सारे के सारे रिपील हो गए। सो अब कौन सा कंपनीज एक्ट बचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 2013 बचा हुआ है, बाकी पुराने एक्ट सारे के सारे रिपील हो गए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू रीड नाउ इज कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा चलो ये बात भी समझ में आगे से। ए बाय द वे सुनो 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 सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात तो तुमको बतानी भूल गया, प्लीज इसमें बिल्कुल कंजूसाई मत करना, एक नोटबुक सेपरेटली कंपनी लॉ के लिए बना लेना,
ओके जो बोथ मॉड्यूल का एडमिशन ले रहे हैं, सर आप कंपनी लॉ भी पिलाते हैं, सर आप साइकोलॉजी भी पिलाते हैं, तो सर इंस्टेड ऑफ 2 बुक्स कैन वी फॉर्म 1 बुक, एक बुक बना के सर उसमें हम लोग पहले कंपनी लॉ लिखेंगे और आधी बुक में से हम लोग साइकोलॉजी लिखेंगे सर, तो क्या हम एक बुक बना लेते चलेगा? एक लात मारूंगा। मतलब 300 पेज की, मिनिमम 300 पेज की एक कंपनी लॉ की बुक बना ही लेना, ये मेरी जवाबदारी है ना, ये मेरी जवाबदारी की बुक मैं भरवा दूंगा है ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बुक मैं आपकी फिल करवा दूंगा। तो प्लीज एक सेपरेट बुक बना लेना, बहुत सारा लिखना है। अच्छा जो मैंने स्क्रीन पे लिखा, आपको सब कुछ लिखना है। सर इतना सारा लिखाओगे सर, कैसे हो पाएगा? लिखना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। जो हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पे लिख रहे हैं वो सारी की सारी चीजें आपको एज इट इज लिखनी है, ठीक है? तो यहां पर जो लिखूंगा वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे, उसके अलावा जो आपको ऐसा लग रहा है, बोलते बोलते आपको ऐसा लग रहा है कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है, वो भी आप साथ साथ में नोट डाउन करोगे। सर जब इतना लिखना ही है तो नोट्स क्यों ही दे रहे हो सर, पैसे कम कर दो और नोट्स हम खुद क्लास में बना लेंगे। अरे लगेगा रे मुन्ना, सब चीज़ें लगेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सब कुछ साथ साथ मेरे लिखना है ना। A4 साइज ना, तू गवार आदमी, मैं इधर से जूता फेंक के मारेगा तो सीधे तेरी नाक पे आके लगेगा ऑब्वियसली। हाँ जी, सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है ना। सो एक सेपरेट नोटबुक बना लेना। अच्छा अब देखो आपको ना, मैं बहुत श्योर हूँ कि ये बात आपको बचपन में चिराग सर ने पढ़ाई होगी। सर बचपन में तो चिराग सर मिले ही नहीं, यहाँ पर कुछ लड़कियां ना जिनको ऐसा लगता है कि चीकू सर तो हमारा बचपन का प्यार है सर, तो उनको देखते हूँ उनका सर बचपन का प्यार मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती हूँ, है ना। तो वैसी फीलिंग आ रही होगी तुमको। बचपन मतलब ईटी में पढ़ा था ना रे। हाँ जी, क्या पढ़ा था? चलो अब ये जरा समझते हैं कि इंडिया में लॉ किस तरीके से बनता है ना। मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आपने वो चीज़ डिस्कस की होगी पहले, है ना। तो किस तरीके से भारत में कोई नया एक्ट बनता है? सो सबसे पहले जब भी कोई नया प्रपोजल आता है दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ बिल, बिल टॉम वाला, अरे अ प्रपोजल रे, अ प्रपोजल पेपर। तो जब भी कोई नया लॉ आता है इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ बिल, है ना, बिल के फॉर्म में आता है। अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है सर? दिस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बिफोर द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सो सबसे पहले बिल जाता है बिफोर द लोअर हाउस विच इज लोकसभा। हम इसे इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा के सामने, है ना। पहले ये बिल जाता है लोकसभा के सामने। लोकसभा एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाती है जो इस बिल को और डिटेल में पढ़ती है, इस बिल के ऊपर और डिटेल में रिसर्च करती है ना, और फाइनली उसे पास करके अप्रूव करती है। तो सबसे पहले ये बिल अप्रूव होता है लोकसभा में। एक बार लोकसभा ने इसको अप्रूव कर दिया, उसके बाद, है ना, लोकसभा के अप्रूवल के बाद दिस बिल गोस बिफोर द अपर हाउस विच इज राज्यसभा। फिर राज्यसभा इसे अप्रूव करती है। राज्यसभा ने एक बार इसको अप्रूव कर दिया, उसके बाद इट गोज टू द प्रेसिडेंट। किस चीज के लिए? प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर ऑटोग्राफ। तो प्रेसिडेंट इसे साइन करते हैं। फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर सिग्नेचर्स। और फाइनली एक बार प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाए उसके बाद इट इज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजेट। सर ये ऑफिशियल गजेट क्या होता है? इसे बोलते हैं भारत का राजपत्र। ये आपको दिखाऊंगा मैं कैसे दिखता है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाता है एंड फाइनली इट इज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजेट, है ना। अब कंपनीज एक्ट 2013 को प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला? इसका एसेंट मिला 29 अगस्त 2013 को, और 30 अगस्त 2013 को कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 नोटिफाई हो गया। उसके बाद आई थिंक 12 सितंबर 2013 को कुछ 98 सेक्शंस उसके और नोटिफाई हुए एंड द एक्ट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम, मतलब कब से लागू हुआ? सो इट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1st April 2014। इट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1st April 2014। इस दिन एक सेक्शन नोटिफाई हुआ इसका, है ना। 12 सितंबर 2013 को इसके 98 सेक्शंस नोटिफाई हुए और 1 अप्रैल 2014 को इसके और 182 सेक्शंस नोटिफाई हुए, राइट।
एंड दिस एक्ट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 का मतलब क्या होता है कि इसके प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी कब से स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल 2014। सो सर 31 मार्च 2014 तक क्या था? कंपनीज एक्ट 1956। तो 1 अप्रैल 2014 से क्या आ गया? कंपनीज एक्ट 2013। ओ ऐसा है क्या? तो सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो गई, ये हमको याद करनी पड़ेगी। हाँ इतना सही याद रखना है ना। आपका कंपनीज एक्ट 2013 इफेक्टिव कब से हुआ? 1 अप्रैल 2014। सर ये तो चीटिंग हो गई सर, चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई सर। आपने बोला उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, सर ये तो इफेक्टिव हुआ 2014 से। सो कैन वी से कंपनीज एक्ट 2014? एक लात मारूंगा। एक्ट का नाम 2013 ही है, कंपनीज एक्ट 2013 ही है, बस इफेक्टिव कब से हुआ? 1 अप्रैल 2014 से। सिंपल, राइट? मतलब उसके प्रोविजंस कब से लागू हुए? 1 अप्रैल 2014। सर जो आप ये बार बार बोल रहे हो प्रोविजन लागू हुए, प्रोविजन लागू हुए, ऐसे कितने प्रोविजन है उसके अंदर? ये देखो जरा। सो कंपनीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने? सो देयर आर 470 सेक्शंस। 470 सर, 470 सेक्शंस आप पढ़ाओगे हमको? हाँ और भी है सर। इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 29। पर सर आपके नोट्स में तो 25 ही चैप्टर है। अरे वो नोट्स के 25 चैप्टर है रे, मैं कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं। कंपनीज एक्ट 2013 में कितने चैप्टर्स है? 29 चैप्टर्स है। पता है जो 470 सेक्शंस है ये 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सर आप प्लीज इसके आगे कुछ मत लिखना सर, बहुत हो गया आपका, इसके आगे कुछ मत लिखना। सर जया उठ के खड़ी हो, जया सर परेशान हो गए अपने जीवन से। जया बोल रही कि बस 470 सेक्शन और 29 चैप्टर्स, बस इसके अलावा हमको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। वो क्या है? उसके अलावा इसमें है शेड्यूल। सर आप बहुत चीटिंग करते हो सर, आप अच्छे इंसान नहीं, सर बहुत चीटिंग करते हो सर आप। सर इतना सारा लिखते रहते हो सुबह सुबह सर, मुझे कौन डराने आता है सर? ऐसे कौन पढ़ेगा इतना सारा? 470 सेक्शन, 29 चैप्टर, 7 शेड्यूल। देवा रे देवा, मैंने क्यों ये कोर्स कर लिया रे? पढ़ेंगे रे, हंसते खेलते प्यार मोहब्बत में पढ़ लेंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। हाँ जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा अभी तक जो भी आपने पढ़ा है देखो आपको सब याद हो गया, सब कुछ याद हो गया आपको। बताऊं मैं अभी जैसे रिवाइज कराऊंगा ना आपको ऐसी फीलिंग आई, ये भी आता है, ये भी आता है। चलो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले एक्ट का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा कब इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला? 29 अगस्त 2013। अच्छा सर इसका सेक्शन 1 कब से इफेक्टिव हुआ? 30 अगस्त 2013। ओजी में नोटिफाई कब हुआ? ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई हुआ 30 अगस्त 2013 को। अच्छा सर इफेक्टिव कब से हुआ? 1 अप्रैल 2014 से। कब से इफेक्टिव हुआ? 1 अप्रैल 2014 से। सर इसमें कितने सेक्शंस है? 470 सेक्शंस। कितने सेक्शंस है? 470 सेक्शंस। क्या सारे सेक्शंस नोटिफाइड है? नहीं, कुछ बचे हैं अभी भी। अच्छा उसके अलावा कितने चैप्टर्स है? 29 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स है? 29 चैप्टर्स। और कितने शेड्यूल है इसके अंदर? 7 शेड्यूल। खत्म, बस 470 सेक्शन, 29 चैप्टर्स और 7 शेड्यूल, दैट्स इट। इतना ही है। या तो यार ये एक बिल्कुल शॉर्ट ब्रीफ अप था आपके कंपनीज एक्ट का, है ना। सो 2013 का जो आपका एक्ट है ये इफेक्टिव है, यही अब अपने को पढ़ना है। 1956 नहीं पढ़ना, 1913 नहीं पढ़ना, उसके पहले जो भी था वो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब एक्ट्स रिपील हो गए। और हाल फिलहाल में अभी कौन सा एक्ट आपका इफेक्टिव है, कौन सा एक्ट बाइंडिंग है, विच इज 2013 एक्ट, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, है ना। अब मैं एक स्टेप आपको आगे लेकर चलता हूँ और थोड़ा सा और एक्ट के बारे में बताता हूँ, है ना। ये बस जितना मैंने अभी लिखवाया है आपको आज ध्यान रखना है। और प्लीज़ आज तो आई एम श्योर आपने नोटबुक नहीं बनाई होगी, लेकिन आज मस्त जैसे ही डेमो खत्म होता है एक बढ़िया स्टेशनरी के साथ पे जाकर सारे सब्जेक्ट की एक एक बढ़िया फ्रेश किताब बताना और उसके ऊपर अपना नाम लिखना, सब्जेक्ट का नाम लिखना। मेरी बुक कैसे बनानी मैं आपको बताऊंगा जरूर। उसको आपको 3 भाग में डिवाइड करना है। 3 भाग क्यों सर? आप तो 2 ही सब्जेक्ट, एक लपड़ मारूंगा। ये पूरा का पूरा कंपनी एक्ट के लिए, कंपनी लॉ के लिए। उसके अंदर हम लोग एक सेक्शन मेन बुक का बनाएंगे जो आपके रेगुलर क्लास के नोट्स होंगे, एक हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए बनाएंगे, ये हम लोग पनिशमेंट के लिए। ना पनिशमेंट मैं नहीं करूंगा सर, पनिशमेंट तो मैं करूंगा ही नहीं करेगा ना, बद्दुआ लगेगी इधर से बाबा की। तो पनिशमेंट के लिए भी बनाना है सर। पनिशमेंट तो मेरे को कभी मिलता ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं सर। आप जो कर सकते हो आप कर लेना, मेरे को पनिशमेंट नहीं मिलना ना, बहुत श्योर हूँ। देखते हैं, विल सी मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ और जब क्वेश्चन तुमको नहीं आते तो पनिशमेंट भी मिलता है ना। चलो आगे क्या है?
शेड्यूल और चैप्टर, बच्चा ये सब बताऊंगा मैं, है ना, सब बताऊंगा। ROC, RD, NCLT, सब अभी अपने को 3 दिन, अगर आपने इसका थंबनेल देखा होगा ना, तो मैं इसमें बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ यही लिखा है। तो जितने भी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे अभी मैं आपको समझाऊंगा, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। चलो, हाँ जी। सो अब देखते हैं, ये कंपनी है ना, ये कंपनी। अच्छा सर, अब ये कंपनी बनती किस तरीके से, ये कंपनी बनती किसके, प्लीज बताओ। जून में दोनों मॉड्यूल हो जाएंगे यार। आज से अगर पढ़ाई स्टार्ट करा तो 100% नहीं, है ना, एक ही मॉड्यूल कर ही नहीं पाएगा। मतलब तेरी ग्रुप 1 की क्लासेस ऑलमोस्ट 700 घंटे की है, 650 से 700 घंटे की है, तो ऐसे कैलकुलेट कर ले। या अब जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो इसके जो पावर्स हैं, है ना, जैसे अगर आप कंपनीज एक्ट को अगर देखते हैं, तो जो ये आपका कंपनीज एक्ट 2013 है ना, इस एक्ट को हम लोग बोलते हैं इट्स अ रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। इट्स अ रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। नाउ व्हाट इज अ रूल बेस्ड लेजिस्लेशन? इसका मतलब क्या है कि आपने कंपनीज एक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपने पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला जो एक्ट है और दूसरा जो रूल्स है। पहला जो एक्ट है और दूसरा जो रूल्स है। सर एक्ट और रूल्स में क्या डिफरेंस है? यार एक्ट कौन बनाता है? एक्ट बनाती है पार्लियामेंट। अभी देखा हम लोगों ने, दोनों हाउसेस ने अप्रूव किया, है ना। तो एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो जो एक्ट को बनाती है, जो लॉ को बनाती है, उस लॉ को अमेंड करने के पावर्स भी उसी के पास होते हैं जो उसको बनाती है, राइट। सो एक्ट बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। तो इस एक्ट को अमेंड करने के पावर्स, ऑल्टर करने के पावर्स भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, राइट। अब आपने क्या किया? एक्ट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक्ट और रूल्स। क्यों? रीजन समझना। अच्छा, 2013 के पहले कौन सा कंपनीज एक्ट था? कंपनीज एक्ट 1956। 57 साल लग गए। 57 years we took to bring another piece of legislation। 57 years अपने को लग गए एक नया पीस ऑफ लेजिस्लेशन लाने के लिए, राइट। वो क्यों था? क्योंकि अपने यहां पर जब आप एक्ट में कोई अमेंडमेंट्स लाना चाहते हो, उसके अंदर जब आप कोई चेंजेस लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है। उसके लिए आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है। अब पार्लियामेंट की हालत आपने देखी है अपने यहाँ। तो ऑपोजिशन, खैर अभी छोड़ देना, अभी तो ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन है ही नहीं, बट इस सरकार के पहले, है ना, ये मोदी गवर्नमेंट के पहले ऐसा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते थे पार्लियामेंट में। टेबल वेबल उठा के फेंक देते थे, फिर वॉकआउट हो जाता था, मोशन वुड नेवर बी प्रपोज्ड। तो ये इस तरीके की सिचुएशंस पार्लियामेंट में बहुत होती थी। तो इमेजिन करना, दोज बंच ऑफ पॉलिटिशियंस, उनके सामने एक इतना स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन आपने रखा, कंपनीज एक्ट, और आपने बोला कि इसके अंदर अमेंडमेंट्स करो। आपको लगता है उनका उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग होगा, उस लेवल की समझ होगी, सोच होगी कि वो कंपनीज एक्ट अमेंड कर दे? तो गवर्नमेंट को इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि इट हैज बिकम अ मैटर ऑफ पर्टिनेंट इंपॉर्टेंस दैट आप एक्ट और रूल्स को अलग अलग कर दो। एक्ट और रूल्स को अलग करने का फंडा क्या होता है वो भी समझाता हूं आपको। तो देखो, हर लॉ में ना 2 पार्ट्स होते हैं। हर लॉ में 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट वो होता है जिसमें बहुत रेयरली अमेंडमेंट्स आते हैं। एक वो पार्ट होता है जिसमें बहुत रेयरली अमेंडमेंट्स आते हैं, और दूसरा वो पार्ट होता है जिसके अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं, जिसके अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं। तो इन्होंने क्या किया? उस पूरे पार्ट को, पूरे एक्ट को 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया। पूरे पार्ट को, पूरे एक्ट को 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया, है ना, एक्ट और रूल्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं किसकी बात करता हूं? यहां पर मैं बात करता हूं, किसी लड़के का नाम लेते हैं अपन। यहां पे है तेजस, है ना, तेजस है जैसे। अब तेजस एज एन इंडिविजुअल तो सेम है, लेकिन मैं ऐसा प्रिज्यूम कर रहा हूं कि तेजस रोज नहाता है ना, रोज कपड़े बदलता है। तो आज तेजस ने येलो शर्ट पहना है ना, कल तेजस आया तो तेजस कल ग्रीन शर्ट पहन के आया। अच्छा, तो जैसे ही तेजस ने ग्रीन शर्ट पहना, तेजस पूरा अंदर से बदल गया। तेजस की आंतड़ियां बदल गई, तेजस का हार्ट बदल गया, तेजस के फेफड़े बदल गए। ऐसा हुआ क्या? तेजस सेम है, सिर्फ कपड़े बदल गए। तेजस सेम है, सिर्फ कपड़े बदल गए, राइट। तो क्या नहीं बदल रहा है? तेजस। क्या बदल रहा है? कपड़े, राइट। तो आपने क्या किया? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तेजस को अलग कर दिया, कपड़ों को अलग कर दिया। ओह सर, ये तो नंगा हो गया, शेम शेम। अरे पागल, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसको एक्ट के पैरेलल्स में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वैसे ही एक्ट को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ऐसा पार्ट था जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं होती है, तो जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं होती, आपने उसको एक्ट बना दिया। और जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है, उसको हम लोगों ने रूल्स में डाल दिया। उसको हमने रूल्स में डाल दिया। सर, एक्ट को और रूल्स को अलग करने का अभी भी फायदा नहीं समझा। सर, फायदा यह है कि रूल्स बनाने के और उसको अमेंड करने के पावर्स, रूल्स बनाने के और उसको अमेंड करने के पावर्स,
इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एक डिपार्टमेंट को दे दिए और उस डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं एमसीए। वो पावर्स हमने एक डिपार्टमेंट को दे दिए और उस डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं एमसीए। तो आपने क्या किया, एक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्ट अलग रूल्स अलग। एक्ट को अमेंड करने की पावर्स, पार्लियामेंट के पास है ना, अमेंड करने की पावर्स पार्लियामेंट के पास है, और रूल्स को बनाने की और अमेंड करने की पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ही एक डिपार्टमेंट को दे दिया, विच इज एमसीए। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। दो पार्ट्स, एक्ट अलग रूल्स अलग। एक्ट कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, अमेंड भी कौन करेगा, पार्लियामेंट। रूल्स कौन बनाएगा, एमसीए, और उसको अमेंड भी कौन करेगा, एमसीए। ठीक है, इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट इज वाई कंपनीज एक्ट इज कॉल्ड एज रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। एक्ट अलग है और आपके रूल्स अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। अच्छा नाउ बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताऊं, कंपनीज एक्ट 2013 पास हुआ 2013 में। इसको पता है ये 2013 एक्ट जो आया है अभी, इसको पार्लियामेंट में पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था? यू विल बी वेरी शॉक्ड टू हियर दिस, कि इसको पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया था अप्रूवल के लिए। कुछ लोग बोलते हैं 2009, कुछ बोलते हैं 2008, कुछ बोलते हैं 2007, कुछ बोलते हैं 2006। पार्लियामेंट में कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द फर्स्ट टाइम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1991, एलपीजी के वक्त। 1991 में प्रपोजल रखा गया था कि इसको अमेंड करना है, राइट। सिंस देन वो सिर्फ पोस्टपोन होता गया, पोस्टपोन होता गया, पोस्टपोन होता गया, पोस्टपोन होता गया, लेकिन कभी अप्रूवल नहीं आ पाया। और फाइनली इसका अप्रूवल आया 2013 में। सर 2013 में ऐसा क्या हो गया कि एकदम से अप्रूवल आ गया? यार 2013 में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन 2013 के पहले कुछ हुआ। 2013 के पहले कुछ हुआ। अभी जब आपकी मेन बुक आएगी ना, तो उसका कवर पेज आप देखोगे ना, तो उसमें मैंने 5 छोटे छोटे कार्टून कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं, राइट। अब क्या हुआ इंडिया में 2008-2009 में, अगर आपको उस वक्त, खैर यू मस्ट बी टू यंग टू नो एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, बट आपने शायद अभी सुनी हुई ये सब चीजें। यू हर्ड अबाउट सत्यम? सत्यम स्कैम हुआ, उसके बाद सहारा स्कैम हुआ, उसके बाद किंगफिशर हो गया, है ना। तो इंडिया में कुछ सीरीज ऑफ स्कैम्स ऑफ फ्रॉड्स हुए, इंडिया में कुछ सीरीज ऑफ स्कैम्स ऑफ फ्रॉड हुए। और जब ये इस तरीके के बड़े बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होने लगे, तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया कि हम अब इन्वेस्टर कम्युनिटी को जवाब क्या दें, कि इतने बड़े स्कैम्स हो गए, इतने बड़े फ्रॉड हो गए, तो गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट क्या किया? तो उनके जवाब में इंडिया जो हमेशा से करता है, दे डिड द सेम थिंग, दे ब्रॉट अ न्यू पीस ऑफ लेजिस्लेशन। वो एक नया लॉ, एक नया एक्ट लेकर आ गए। उन्होंने 1956 एक्ट को रिपील कर दिया और उसको रिप्लेस कर दिया विद 2013 एक्ट। एक नया पीस ऑफ लेजिस्लेशन आ गया जो आया 2013 के फॉर्म में, राइट। तो दिस वाज द आंसर, 2013 एक्ट वाज द आंसर टू ऑल दी स्कैम्स जो आए। अच्छा सर, जब 2013 आया तो क्या बहुत फाइन ट्यून एक्ट था? मतलब ऐसा एक्ट था जो बिल्कुल परफेक्ट था कि 10 on 10 दे दे इंसान? नहीं। मैं जब CS सारे कंपनी सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस कर रहा था, एंड उस कॉन्फ्रेंस में वन ऑफ द, मतलब भगवान मानते हैं उन्हें, यू नो, चंद्रात्रे सर हैं, पुणे के ही हैं, और उनसे बड़ा नाम CS फ्रेटर्निटी में किसी का नहीं है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा था जहाँ पर कोई न्यूज़ चैनल वाले थे और उन्होंने चंद्रात्रे सर को एक क्वेश्चन पूछा कि सर व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट शुड बी डन विद 2013 एक्ट। जब नया आया ना, तो इसमें इतने चेंजेस आए, अभी आपको चेंजेस बताऊंगा इसके बाद कि एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए। तो उन्होंने बोला कि मतलब ही इज़ वन ऑफ द एडवाइजर्स टू द पार्लियामेंट्री कमेटी, कि जो इसके ऊपर डिस्कस करती है ना कि नया लॉ क्या आना चाहिए। तो मतलब उस लेवल के, उस स्टेचर के आदमी है, मतलब भगवान है। उनसे बड़ा नाम ही नहीं है कंपनीज एक्ट में आज की डेट में। इनफैक्ट इंडिया में उनसे बड़ा नाम ही नहीं है फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो उनसे पूछा गया कि व्हाट शुड बी डन विद कंपनीज एक्ट 2013, एंड वेरी beautifully and in very simple one line he said, scrap the law. He just said scrap the law, and the entire hall was laughing and everyone was clapping, क्योंकि everyone was of the same view that 2013 act should be scrapped, because ये इतने हेज में और इतनी जल्दी लाया गया लॉ था कि उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन भी नहीं हो पाए। और बस क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था कि इतने बड़े बड़े स्कैम्स हो गए भारत में, तो हमको जवाब में कुछ तो करना पड़ेगा। तो बस हम लोगों ने एक नया पीस ऑफ लेजिस्लेशन लाकर खड़ा कर दिया 2013 एक्ट के फॉर्म में, राइट। एंड व्हेन ही सेड इट शुड बी स्क्रैप्ड, मतलब 56 एक्ट इतना ब्यूटीफुली डिफाइंड था, इतना क्लियर था,
तो उसको स्क्रैप करने की जरूरत नहीं थी, आप उसमें भी चेंजेस कर सकते थे। अगर आपने उसके एक्ट और रूल्स को अलग अलग कर दिया होता ना, द प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड राइट देयर। पर द आंसर वाज नॉट दैट, यू नो, कि अगर आपके एग्जिस्टिंग लॉ में इतने फ्लॉज है कि इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने किया ही किया। तो 2013 एक्ट आया और 2013 एक्ट में चेंजेस होते 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 फाइनली नाउ वीव कम टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ लेजिस्लेशन, जिसमें बहुत सारे चेंजेस के बाद अब ये लॉ टू अ ग्रेट एक्सटेंट रिफाइन हो गया। लेकिन 2013 के बाद भी बहुत सारे अपने यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट आए। बस ये लास्ट टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ लिखवा रहा हूँ आपको। बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट आए और पहला अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में, दूसरा अमेंडमेंट एक्ट आया 2017 में, तीसरा अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, चौथा अमेंडमेंट एक्ट आया 2020 में। तो इतने सारे 2013 के बाद इतने सारे अमेंडमेंट एक्ट आए। सो व्हाट यू डू नाउ इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग, अ वेरी ब्यूटिफुली अमेंडेड पीस ऑफ लेजिस्लेशन विच इज कंपनीज एक्ट 2013। ये सब उसके अमेंडमेंट एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट का नाम नहीं बदला। कंपनीज एक्ट 2013 अभी भी वही है, जो प्रिंसिपल एक्ट है वो वही है। ये सारे के सारे उसके अमेंडमेंट एक्ट है जिसने कंपनीज एक्ट के अंदर चेंजेस किए, है ना, जिसने कंपनीज एक्ट के अंदर चेंजेस किए। सत्यम स्कैम क्या था मैम, सब कुछ बताता हूँ आगे, है ना। मतलब फर्स्ट डे हम लोग स्कैम और फ्रॉड की बात करेंगे तो तुम क्या सीख के जाओगे। पापा पूछेंगे बेटा आज क्या सीखा आपने, हमने ये सीखा सर कि सत्यम स्कैम कैसे होता है और क्या हम इस तरीके का स्कैम कर सकते हैं, है ना। तो आज एटलीस्ट इस नोट पे हम लोग स्टार्ट नहीं करते, बट विल डेफिनेटली टॉक अबाउट लॉट ऑफ फ्रॉड स्कैम्स, है ना। मैं आपको सारा स्कैम क्या है, सत्यम स्कैम क्या है, किंगफिशर में क्या हुआ, 2G स्कैम क्या है, उसके बाद व्हाट वेंट रॉन्ग विद हर्षद मेहता, वो सारी की सारी चीज़ें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बैच बताऊंगा। एनीवे आई थिंक टाइम्स ऑफ फॉर टुडे, है ना। 1 घंटा मुझे अलॉट किया गया था, 1 घंटा 1 मिनट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। आई सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, 9 बजे प्लीज आ जाना टाइम पे, है ना। सुबह सुबह का लेक्चर है, आई अंडरस्टैंड दिस अ प्रॉब्लम अटेंडिंग इट, बट प्लीज बी देयर टुमारो। अभी you'll have 3 lectures to follow, so the best man follows now. Chirag sir will come with GIGL followed by SBC, and of course the hottest teacher in team yes, after your lunch break Vipul sir will take care of tax laws. Yeah, thank you so much, God bless you all, I'll see you tomorrow at the same time. Please take care, bye bye. हाँ जी।